दिव्या जी, आपका इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। स्टार व्यूज़ के इस कार्यक्रम में हम डिस्कस करने जा रहे हैं किस तरीके से देश में बढ़ता हुआ साइबर क्राइम देश के आर्थिक व्यवस्था को, सामाजिक व्यवस्था को खराब कर रहा है। आप बताएं कि साइबर क्राइम में अभी सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? सर देखिए, ये ना मैं हमेशा बोलना चाहती हूँ कि जब भी आप साइबर क्राइम की बात करते हैं कि बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बेसिक नॉलेज नहीं है, और जब भी कोई ऐसी स्कीम आपके पास आती है तो आपको समझना है कि आप कहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ना हम खुद ही दे देते हैं, चाहे एक लालच हो, चाहे किसी भी चीज़ का प्रोवोकेशन हो आपके पास, चाहे वो डिस्काउंट कूपन की तरह है, चाहे किसी लॉटरी के थ्रू आए, चाहे कोई भी सोशल वेबसाइट के ऊपर आप किसी भी मैट्रिमोनियल साइट पे जाए, तो हमेशा जैसे कहा जाता है ना कि जर्नी कौन सी होती है, एक लालची होता है। तो हमेशा देखिए कि उसके अंडर वो होता है ना कि स्टेटमेंट क्या चली जा रही है, कि कुछ जो ना कहा गया है उसको समझिए, और कुछ भी हाँ या ना करने से पहले, किसी पे भी क्लिक करने से पहले आप 10 बार सोचिए कि आप किस चीज़ को प्रोवोकेट कर रहे हैं। आज साइबर क्राइम में सबसे ज़्यादा जो शिकार हो रहे हैं वो यूथ बच्चे हो रहे हैं, जो इंटरनेट पर लगे हुए हैं, जो मोबाइल पर लगे हुए हैं, जो नेट देख रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। उनके लिए क्या सुझाव देंगी आप, जो किस तरीके से साइबर क्राइम के चंगुल में न फंसें? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी, अपने माँ बाप की बात सुनिए। बहुत ज़्यादा टाइम जब आप फ़ोन पे लगाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं तो ना दिमाग में वो असर करता ही है, और बहुत सारी चीज़ें जो आपको करनी चाहिए आप नहीं करते हैं। तो बेसिक चीज़ों पे जाइए, कुछ ऐसी चीज़ें करिए कि जो आपके माँ बाप के साथ बैठ के आप कर सकें। क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो किसी से छुपाना है तो ऑफकोर्स वो गलत है, सही नहीं है, आपके समाज के लिए भी सही नहीं है, आपकी मानसिक स्थिति के लिए भी सही नहीं है। और कम से कम एक ब्रैकेट लगाइए कि आप किस चीज़ को देखना चाह रहे हैं और किस चीज़ को ना देखिए, कि आपको ये चीज़ देखनी है और इतने टाइम तक देखनी है। अगर कोशिश करिए कि अपना ना हॉबीज़ का सेक्शन सुधारिए, कि जिसमें आपको मोटिवेशन टॉक ले, या आपको कुछ अच्छी पढ़ाई के बारे में नॉलेज हो, या स्किलिंग के बारे में बात करें, तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए ये समझना। आज की तारीख में सरकारी एजेंसियां भी आगाह करती रहती हैं कि फ्रॉड से बचें, समझदारी से काम करें, फ़ोन का इस्तेमाल सही करें। उसके बावजूद भी साइबर ठगी बैंकों के लिए है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इन सब पे कैसे नियंत्रण पाया जाए? लेकिन निरंतर करने के लिए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम जिस बारे में सोचते हैं ना कि ये क्राइम हो रहा है, हो सकता है, वो क्राइम इस तरीके से होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि वो क्राइम, क्योंकि हमने जो पढ़ा था तो क्राइम कुछ और तरीके का था। नए टाइम पे नए तरीके के क्राइम आ रहे। शायद मैं जब आपसे बात कर रही हूँ एक क्राइम ऑलरेडी हो गया हो जिसके बारे में जानकारी भी नहीं है। तो आपका जो डेटा है बहुत वो होता है ना कि बहुत मुश्किल से आप अपनी इंफॉर्मेशन को दीजिए और सही जगह पे इस्तेमाल करिए, और कोशिश करिए कि जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो अपने लिए यूज़ करिए, दूसरों के लिए नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप एक ज़रिया बन जाते हो ठगी का। तो इसीलिए ना हमेशा कोशिश करिए कि कम से कम इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि ये सारी की सारी जगह, चाहे बैंकों का हो, चाहे आप पर्सनल तरीके से हो, क्योंकि वो नए तरीके ढूंढ रहे हैं। क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही काम है, आपको ठगना, और हमारे पास बहुत सारे काम हैं। देखिए किस तरीके से नए तरीके का इजाफा करते हैं ये। अब जामतारा का एग्जांपल देख लीजिए, किस तरीके से यंग बच्चे इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं और सरकार भी इनके आगे विवश है। तो इसका एक ही तरीका आता है, एक ही तरीका दिख रहा है कि लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, सरकार के तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो, बातों को बताया जाए। नए तरीके ये ले आते हैं जिसकी वजह से लोग फंसते हैं। तो आपको लग रहा है कि सरकार कुछ मुस्तैदी से काम कर रही है? सरकार का जो साइबर डिपार्टमेंट है, साइबर क्राइम प्रिवेंशन डिपार्टमेंट है, वो कुछ कर रहा है? सर देखो, दिल्ली की जब बात करी जाए ना, जो शहरों की बात करी जाए, तो शहरों में कुछ ना कुछ काम तो हो रहा है, पर मैं देख रही हूँ कि सबसे ज़्यादा क्राइम तो हमारे ना गाँव में है। जामतारा एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, क्योंकि हमको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पे किस तरीके के क्राइम, क्योंकि यूथ तो है, यूथ के पास काम नहीं है, ना नॉलेज है उनके पास सिर्फ दिमाग है जिसको वो गलत तरीके से यूज़ कर रहे हैं, और आसान तरीके से कैसे पैसा कमाया जाए उसके लिए जामतारा एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो आपको जितनी नॉलेज आपको शहरों में देनी है, कोशिश करिए कि आपके एक्सपर्ट गाँव में भी जाएं और लोगों को बताएं, चाहे पंचायत में जाएं, चाहे कहीं पे भी जाएं। एक छोटा एक इन्फॉर्मेशन सेंटर ज़रूर होना चाहिए कि बताएं कि इस तरीके के क्राइम अभी हो रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों पूर्वी राजस्थान में, भरतपुर में, अलवर में छापे मार के और इन लोगों को अरेस्ट किया था जो यौन अपराध
में लिप्त होते थे, यंग बच्चों की तस्वीरों को लेके ब्लैकमेल करते थे, बहुत बड़े गिरोह का भांडाफाड़ हुआ है। और ये अपराध आजकल बहुत ही प्रिवलेंट है। बच्चों के अलावा इसमें बुजुर्ग भी फंस जाते हैं और वो इसके चक्कर काटते रहते हैं। तो इस तरह के अपराधों को किस तरीके से नियंत्रित किया जाएगा दिव्या जी? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो अपने घर वालों से कुछ भी बातें मत छुपाइए। अगर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो अपनी इन्फॉर्मेशन, वो सिर्फ आपको डांटेंगे, आपका बुरा नहीं करेंगे। जितना बुरा उन लोगों के साथ हो जाएगा जिनसे आप छुपाते हैं। उनकी बातें मत सुनिए। कम से कम कुछ लोग अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में रखिए जिनसे आप एकदम साफ तौर पे बात कर पाएँ, क्योंकि ये यौन संबंधी जितनी भी बातें होती है ना, हम सिर्फ छुपा के करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि उनको, हमारे माँ बाप को ना पता चले, हमारे करीबी लोगों को नहीं पता चले, और उसका फ़ायदा ये लोग उठाते हैं। आपकी अगर इन्फॉर्मेशन, आपकी मॉर्फ हो रही है ना, आपकी फ़ोटोग्राफ, तो सबसे पहले अपने घर वालों को बताइए कि, क्योंकि वो बचाने वाले सिर्फ वही हैं। क्योंकि वो आपको कोई रास्ता दिखाएंगे। जिस तरीके से आप बड़े ग्रोह के साथ नहीं आ पाओगे, बड़े ग्रोह का हिस्सा नहीं बन पाओगे। क्योंकि अगर आप छुपाओगे तो इन्फॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए बहुत ही दर्दनाक बन के सामने आएगी। दिव्या जी, जिस तरीके से देखने में आ रहा है, 3 तरह के बड़े अपराध, आर्थिक अपराध, सामाजिक अपराध और राजनीतिक अपराध, ये तीनों अपराध साइबर क्राइम में डोमिनेट कर रहे हैं और समाज का हर वर्ग इनसे प्रभावित हो रहा है। तो इस पर कोई सशक्त कानून की आवश्यकता है, या जो कानून है उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है? क्योंकि इन अपराधों को रोकना बहुत ही नितांत आवश्यक है। सर, अपराध रोकने से पहले ना मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन हर एक जगह पे होनी चाहिए। गांव में, कस्बे पे, इवन जहाँ पे भी आप इन्फॉर्मेशन, इवन कॉलेजेस में, ऑफिसेस के अंदर, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट के तो कहीं पे भी आपको पता है कि जैसे हमारे पास ना जब व्हाट्सअप आ गया, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप एक दूसरे, इवन ग्रुप में किस तरीके की साइबर बुलिंग होती है। हर एक ऑफिस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में ये पार्ट बनता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक नोटिफिकेशन लगाइए कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप अपनी महिला कर्मियों से नहीं शेयर कर सकते, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप नहीं दिखा सकते, बच्चों को नहीं दिखा सकते, कॉलेजेस में नहीं कर सकते, ऑफिसेज में नहीं कर सकते और बाहर नहीं कर सकते। तो ये एक नोटिफिकेशन ज़रूर जारी होनी चाहिए सरकार की तरफ से। और इवन मौलिक तौर पर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इन सारी इन्फॉर्मेशन को अपने आगे पीछे, अपने आसपास के लोगों को बढ़ाएं और उनको सशक्त करें किस चीज़ के लिए, कि वो आगे इससे काम ना करें। इस तरह के अपराधों को रोकने में परिवार किस तरह से सक्षम होगा, व्यक्ति का उत्तरदायित्व किस तरह से सक्षम होगा? सारी इन चीज़ों की जिम्मेवारी हम सरकार के ऊपर, राज्य के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। जाहिर है कि इंसान को, नागरिकों को, फैमिली को जागरूक होना पड़ेगा। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगी? सर, वही ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि घर की नींव हमेशा मजबूत होनी चाहिए। तो घर की जो औरतें हैं उनको सशक्त करें, क्योंकि उनको पढ़ाने वाली, उनको सिखाने वाली, को समझाने वाली सिर्फ घर की महिलाएं होती हैं। क्योंकि घर की महिला उस घर का ढांचा तैयार करती है। जब घर की महिला पढ़ी होगी, उसको पता होगा कि सही गलत क्या होगा। और उसको, अगर वो फ़ोन पे देख, बच्चे अगर अपनी माँ को 24 घंटे फ़ोन पे देखेंगे तो वो भी वही कल्चर सीखेंगे। अगर वो देखेंगे ना उनकी माँ सारे टाइम फ़ोन पे है और बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो वो भी यही सीखेंगे। तो इस तरीके से ना हमेशा अपनी, जैसे होता है ना कि घर की महिला जब सशक्त होगी, अच्छी तरीके से पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, इसको पता होगा कि सही और गलत क्या है, तभी हमारा ना घर से सिर्फ समाज, समाज से फिर देश, इसी तरह आगे बढ़ेगा। मतलब आपको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन है वो यूथ के लिए घातक हो रहा है। ज्यों टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, ज्यों पूरी दुनिया आईफोन में या स्मार्टफोन में समा रही है, त्यों समाज में एक अजीब तरह का विकास हो रहा है। तो आपको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी है? देखो, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। देखो, हम आईपॉड से बात कर रहे हैं, हम लोग किसी तरीके से ना कम्युनिकेशन, वाईफाई चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए, बहुत चीज़ें बहुत आसान कर दी है। पर आसान होने के साथ साथ बहुत सारी इसकी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। हमें समझदारी से यूज़ करनी है चीज़ें। कुछ भी हमारे समाज में अगर कुछ फैल रहा है, अच्छा फैल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, गलत भी फैल रहा है तो उसके भी जिम्मेदार होना है। तो समझदारी हमेशा हर एक तरह यूज़ करनी है। और टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार है, आप अच्छी भी तरह यूज़ कर सकते हो और नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हो। पर आपको सोचना है कि अच्छी तरीके से हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षा बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करेगी। दिव्या जी, बढ़ते हुए लगातार साइबर अपराध में और किन किन बातों का ध्यान रखा जाए ताकि बच्चे खासकर गुमराह ना हो, अपने स्टडी पे ध्यान दें और इसके अलावा वो कंसंट्रेट अपने फ्यूचर पे कर पाएँ?
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि बच्चों के लिए ना ब्रैकेट तैयार करिए। आपने उनके हाथ में फ़ोन तो दे दिया है, पर ये नहीं बताया कि क्या चीज़ आपको देखनी है, क्या चीज़ नहीं देखनी। क्योंकि अभी जो जनरेशन है, एक क्लिक के साथ वो कुछ भी भेज रही है, एक क्लिक के साथ वो कुछ भी देख रही है। और इंटरनेट तो फ्री है, और इंटरनेट में तमाम तरह की ऐसी वेबसाइट है जो आप एक क्लिक के साथ खोल सकते हैं, और कुछ भी दिख रहा है आपको इसके अंदर। तो आपको एक ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है कि मेरा बच्चा इस एज का है, तो उस मेरे बच्चे के पास ये कंटेंट आना चाहिए। वो घर के माँ बाप ही और घर के जितने भी तो माँ बाप होंगे, या स्कूल के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी होनी चाहिए कि बच्चों को इस तरह की वेबसाइट पे जाना नहीं है और इस तरह की वेबसाइट देखनी है। क्योंकि अगर आपको उनके हाथ में फ़ोन दे रहे हैं, पढ़ने के लिए दे रहे हैं, तो पढ़ने के लिए यूज़ करिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यूथ को पता होना चाहिए कि मेरा ब्रैकेट कहाँ पर है, क्या चीज़ मुझे नहीं करनी है, और उसकी जानकारी कौन देगा? माँ बाप और मेंटर्स और टीचर्स। दिव्या जी, आपके मुताबिक तो सबसे बड़ा जो इसमें हथियार कंट्रोल करने का है वो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स की जिम्मेवारी इसमें अहम आती है, उसके बाद जिम्मेवारी शिक्षक की आती है, संस्था की आती है और राज्य की आती है। तो आपको लग रहा है कि आजकल पेरेंट्स ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं जिसकी वजह से बच्चे टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ कर रहे हैं? नहीं सर, प्रेशर बहुत है, तो माँ बाप को तो मॉडर्न होना पड़ेगा। बेचारे वो भी क्या करें, उनको कमाना भी है, उनको घर भी चलाना है, और साथ में उनको ये टेक्नोलॉजी। क्योंकि एक ना, जैसे मैं कहती हूँ कि टीचर के लिए पहले था कि टीचर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, अब टीचर के लिए टेक्नोलॉजी भी समझना ज़रूरी है। अब हिंदी टीचर को किस तरीके से सिखाएंगे कि जूम कॉल पे किस तरीके से पढ़ाएं, या ये ना जो ऑनलाइन मोड पे कैसे पढ़ाएं। तो बेचारे के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो माँ बाप भी स्ट्रगल कर रहे हैं, टीचर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमें समझ में बिठाना तो ज़रूरी है। तो यही कोशिश है कि हम धीरे धीरे कुछ ना कुछ अच्छा कर ही पाएँ, एक आशा के साथ। जी दिव्या जी, ऑनलाइन इंटरनेट के इस्तेमाल को किस तरीके से स्टूडेंट्स, यूथ और बाकी लोग अपने पॉजिटिव और सकारात्मक काम के लिए इस्तेमाल करें, इसके लिए क्या क्या किन किन पहलुओं पर ध्यान रखना पड़ेगा ताकि इनका इस्तेमाल संरचनात्मक तरीके से हो सके? देखो, जैसे स्किलिंग है ना, स्किलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों को कहो कि अगर फ़ोन तुम्हें पसंद है तो कुछ ऐसा कुछ डिज़ाइन करो, कुछ ऐसा कुछ करो कि इसमें अच्छे तरीके से किस तरीके से एक अच्छा निबंध लिख सकते हो। चैट जीपीटी जैसे आ गया है, लोगों के लिए लिखना बहुत आसान हो गया, बट साथ में क्रिएटिविटी ख़त्म होती जा रही है। क्रिएटिविटी कैसे कर सकते हो? बहुत आसान है टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, पर टेक्नोलॉजी किस तरीके से अच्छी तरह यूज़ करेंगे, ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे करेंगे ये, क्योंकि वो टेक्निकल सेवी हैं। ये जो जनरेशन है ये बहुत इंटेलिजेंट है, साथ में इनको सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि टीचर्स और मेंटर्स और जितने भी जो हमारे ये टीचर्स पेरेंट्स हो गए ना, उनका काम हो गया इनको मार्गदर्शन करने का, क्योंकि इनको समझाइए कि ये गलत है, ये सही है, और इस टेक्नोलॉजी का इस तरीके से यूज़ करें। क्योंकि है तो सब कुछ इनके पास, इंटरनेट के थ्रू उनके पास सब कुछ है। चैट जीपीटी ने और भी आसान कर दिया, इनकी क्रिएटिविटी को ख़त्म कर दिया। और साथ में चैट जीपीटी के साथ भी तो आपको करना है ना कि किस तरीके की क्रिएटिविटी और सेंसिटिविटी आप लेके आ सकते हैं एक लेख में भी। तो ये जो चीज़ है ना, ये बच्चों को बतानी बहुत ज़रूरी है। और इस तरीके से एक टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से एक लोगो बना सकते हैं, लोगो कितना सेंसिटिव हो सकता है, ये आपको चैट जीपीटी नहीं बताएगा, ये आपकी क्रिएटिविटी ही बताएगी। दिव्या जी, टेक्नोलॉजी के प्रॉपर इस्तेमाल से ही सकारात्मक पहलुओं पे ध्यान जा सकता है और आगे का विकास संभव है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम इस सीरीज में आपसे आगे भी बात करते रहें ताकि साइबर क्राइम से होने वाले अपराध से यूथ, हमारे लोग बच सकें और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। आप स्टार व्यूज़ में आई, आपका हार्दिक धन्यवाद। फिर हम आपसे आगे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।